ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एलिजाबेथन पीरियड की बात की थी और उसमें एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि भाई अच्छा बासित खान, गुलाम इसहाक एक ही चीज़ है। अच्छा ठीक है। आज इकट्ठी क्लास लेंगे या फिर कल? कोशिश करते हैं आज ही इकट्ठी ले लें, ठीक है ना। आज का टॉपिक इतना मज़ेदार है। कल हमसे सवाल हुआ था जनाब कि सोनेट क्या होता है, तो मैंने सोचा मैं जाहिर है कि स्टार्ट लूंगा पोइट्री से। दुनिया में कोई भी लिटरेचर स्टार्ट होता है पोइट्री से, ठीक है ना। और फिर पोइट्री से वो ड्रामा, ड्रामे से नॉवल की तरफ जाता है। ठीक, पोइट्री से प्रोज, प्रोज से ड्रामा, ड्रामा ड्रामे से नॉवल, इस तरह से चलता है। इंग्लिश लिटरेचर में भी ऐसा ही है। अगर आप देखें 14th सेंचुरी में सिर्फ पोइट्री थी और लिखने का मतलब ही ये लिया जाता था कि पोइट्री, यानी अगर कोई खत लिख रहा है या कोई उस जमाने का जो डॉक्टर ऑफ फिजिक होता था, उस जमाने में डॉक्टर ऑफ फिजिक कहलाता था वो कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, मरीज के लिए नुस्खा लिख रहा है, कोई हकीम कोई नुस्खा लिख रहा है या कुछ भी लिखने का हो, तो वो हमेशा पोएटिक डिक्शन में लिखा जाता था, यानी तरकीब शेरी में, यानी शायरी की शक्ल में, बाकायदा रदीफ काफियों का ख्याल रखते हुए राइमिंग वगैरह ये तमाम चीज़ें मेंटेन की जाती थी। तो उस जमाने में लिखने का मतलब ही शायरी यानी पोइट्री समझा जाता था। ठीक, फिर आहिस्ता आहिस्ता पोइट्री जो है वो आगे बढ़ी तो प्रोज, अच्छा पहले ड्रामा आया, पोइट्री के बाद पहले ड्रामा आया। इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा जब आया तो मैं पहले बता चुका हूँ शुरू के लेक्चर्स में कि ड्रामा चर्च से स्टार्ट हुआ और उसके बाद मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज, मोरालिटी प्लेज और ये वो सब चीज़ें आई। जब ड्रामा सही मानों में सामने आता है हमारे, तो हम देखते हैं कि वो भी पोइटिक डिक्शन में है, ठीक है ना। और शेक्सपियर लिख रहा हो या क्रिस्टोफर मार्लो या और कोई भी, तो वो पोइटिक डिक्शन को मेंटेन करते हैं, बाकायदा आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं और बहुत चीज़ें उसके अंदर ख्याल रखा था, रिदम होता है बाकायदा लाइंस के स्ट्रक्चर में। और शेक्सपियर के तो हर ड्रामे में आप देखेंगे हर लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही है, जाहिर है हर लाइन एक मिसरा है, ठीक है ना। तो उस जमाने में पोइट्री ड्रामे में भी बड़ी अहम किरदार सरंजाम दे रही थी। फिर प्रोज आया और प्रोज जो थी वो कॉमन प्रोसेटिक लैंग्वेज थी, तो इस पर तनकीद तो बहुत हुई लेकिन वो बहरहाल राइज हुई लोगों के पढ़ने के लिए। और उसके बाद फिर प्रोज के बाद जब आगे बढ़ते हैं हम, तो फिर एक नई चीज़ आई, उस नई चीज़ का नाम था नॉवल। लफ्ज नॉवल का मतलब ही है समथिंग न्यू, कोई नई चीज़, ठीक है ना। तो यूं हम पोइट्री से स्टार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा जॉनरेज ऑफ पोइट्री। अच्छा, ये लफ्ज जो है जिसे मैंने जॉनरे पढ़ा है, इसे जॉनरे या जॉनरे पढ़ते हैं, इसी लफ्ज को अमेरिकन इंग्लिश में जेनियर्स भी पढ़ते हैं, चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है ना। और जनाब इसके प्रोनाउंसिएशन, इसको जॉनरे, ये 3 नुक्तों वाली ये होती है ना, उससे पढ़ते हैं। इन ऑल में डिफरेंस, क्या डिफरेंस? इकट्ठी क्लास लेंगे या फिर कल? इन ऑल में डिफरेंस क्या मतलब यार, ये पूरी बात लिखा करो। जॉनरे या जॉनरे, राइट, इसका सही प्रोनाउंसिएशन इस तरह से, मैं सुनवाता हूं आपको। चलिए अब यहाँ नहीं रहा, फिर मैं सुनवाता हूँ आपको, ठीक है ना। जॉनरा, अब देखो ये प्रोनाउंसिएशन मैं अंग्रेज की आवाज में सुनाऊं आपको, समझ में आएगा आपकी, सुने। जॉनरा, 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 ठीक है ना।
तो जॉनरा जो है, जिसे हम जेनर्स भी कह सकते हैं, ये पोइट्री की जॉनर क्या क्या है, हम इसको आज देखेंगे। नॉवल, प्रोज, ड्रामा है, इन पे डिफरेंसेस भी बताएंगे यार, क्यों परेशान हो रहे हो, सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। तो जॉनर ऑफ पोइट्री या जॉनर्स ऑफ पोइट्री यानी शायरी की असनाफ। जैसे उर्दू अदब में शायरी की मुख्तलिफ असनाफ हैं, जैसे मंजूम शायरी है, आज़ाद शायरी है, और इसके अलावा जो है वो फिर मंजूम शायरी में हमद है, नात है, मनक़बत है, कसीदा है, मरसिया है, गज़ल है, हज़ल है। इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री की कई कैटेगरीज है। इन कैटेगरीज को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। आइए बात करते हैं, मैं एक नोट शेयर करता हूं आपसे और फिर इसके ऊपर हम शुरू होते हैं। देखिए, बेसिकली पोइट्री को अगर डिवाइड किया जाए तो नंबर 1 जो हमारे पास आती है वो है लिरिकल पोइट्री। लिरिकल पोइट्री जो है ये बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फेमस हुई, ठीक है ना। और लिरिकल पोइट्री में लिरिक्स की शक्ल में, यानी ये देखें, लिरिकल पोइट्री में लिरिक्स की शक्ल में हमारे सामने जो है वो पोइट्री आती है। और इसमें हम देखते हैं कि लॉन्ग, अच्छा, सॉन्ग लाइक जैसे नगमगी होती है शायरी में, सॉन्ग लाइक पोइट्री है, इमोशनल वर्ड्स हैं, एंड इट डिस्क्राइब सम मोमेंट और एन ऑब्जेक्ट और फीलिंग और अ पर्सन, ठीक है ना। अमूमन इमोशनल मोमेंट्स की बात हो रही होती है, या ऑब्जेक्ट्स की, या चीज़ों के बारे में जो फीलिंग होती है इंसान की, वो बात कर रहा होता है, जिसे हम शायर की वारदात क़ल्बी कहते हैं। और अ पर्सन, ठीक है ना, इसमें किसी शख्स की तारीफ भी हो सकती है, तो पर्सन भी आ सकता है। डू नॉट नेसेसरी टेल ए स्टोरी, लाजमी नहीं है कि इसके अंदर कोई कहानी ही सुनाई जाए, कहानी हो भी सकती है, लेकिन कहानी का होना लाजमी नहीं है, ठीक। ज़्यादातर ट्रेंड यही है कि इसके अंदर स्टोरी नहीं, नैरेटिव नहीं होती, ठीक है ना। और फोकस ऑन द पोएट्स पर्सनल एटीट्यूड्स एंड स्टेट ऑफ माइंड, कि शायर की जहनी रुझान और उसके एहसासात क्या हैं, इसमें मेंशन किया जाता है। दे यूज सेंसरी लैंग्वेज, बहुत हसास किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाती है, टू सेट द सीन एंड इंस्पायर इमोशंस इन द रीडर, जिसकी मदद से न सिर्फ ये कि मंजर कशी होती है, बल्कि पढ़ने वाले को, कारी को, के एहसासात में, जज्बात में भी असरअंदाज होती है। इसमें नंबर 1 जो है वो है एलेजी। एलेजी बेसिकली जैसे ये अगर हम देखें, अ रिफ्लेक्टिव पोम टू ऑनर द डेड, किसी मरने वाले शख्स को ऑनर देने के लिए पोएट का जो रिफ्लेक्शन है, पोएट के जो तासुरात हैं वो उसमें बयान होते हैं। जाहिर है इसमें अफसोस का इजहार होता है और उसके कारनामों के जिक्र भी होते हैं। तो ये एलेजी जो है ये इस तरह से है जैसे उर्दू अदब में अरबी से एक सिन्फ आई है मरसिया, ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर में एलेजी। 100% तो सेम नहीं है, लेकिन हम पैरेलल तलाश करते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में आपने थॉमस मोर की पढ़ी होगी, एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड। तो वो चर्च यार्ड में जो कब्रें हैं, उन कब्रों में जो लोग दफन हैं, उनके बारे में, उनके मर जाने पर अफसोस और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके जो कारनामे, उनके बारे में डिस्कशन हो रही है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ एलिजी। Second thing which you see in poetry is haiku. हाइकू बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा नहीं थी, ये इंग्लिश लिटरेचर में कहीं से आई है। और कहाँ से आई है? ज़्यादातर फार ईस्ट एशिया और जापान से आई है हाइकू। 17 सिलेबल पोम है, ठीक है ना। पूरी पोम में 17 सिलेबल होते हैं, अमूमन 3 लाइन्स होती हैं, ठीक है ना, पूरी पोम में।
और नेचुरल इमेजरी यूज की जाती है, यानी कुदरती तौर पर जो सिमिलीज हैं और जो तशबीहात और इस्तेआरे हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर में पॉपुलर होने वाली जॉनरे नहीं है। द नेक्स्ट क्लास इज ओड। हम इसको इंग्लिश में ओड कहते हैं, पुरानी इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में इसे ओडे भी कहा जाता था। Ode basically an elevated poem that pays tribute to a person, idea, place or another concept। अच्छा, इसकी मैं एक पहचान बता दूं आपको। देखो ओड, अब एक डेफिनेशन तो ये लिखी ना, किताबी डेफिनेशन है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक्चुअली बताऊं है क्या। ओड बेसिकली उस नज्म को कहते हैं जिसमें शायर किसी ऐसी चीज से मुखातिब हो, उससे कलाम कर रहा हो जो आम तौर पर जिससे कलाम किया जाना मुमकिन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ओड टू द नाइटिंगेल। ओड टू द नाइटिंगेल बड़ी मशहूर ओड है इंग्लिश पोइट्री में, और इसमें हम देखते हैं कि बात हो रही है एक नाइटिंगेल से। ठीक है ना, नाइटिंगेल से। अब एक बुलबुल से कोई शख्स बात कैसे कर सकता है, लेकिन शायर कर रहा है, तो ये कहलाती है ओड टू द नाइटिंगेल। तो ये ओड में आप मुखातिब होते हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से जिससे आमतौर पर मुखातिब हुआ नहीं जाता। ठीक है, इसी तरह से जो है हम देखते हैं, इसी तरह से ओड टू द वेस्ट विंड। अब ओड टू द वेस्ट विंड तो मगरिब से आने वाली हवाओं से गुफ्तगू। अब हवाओं से गुफ्तगू कौन करता है भाई, एक दायरे के एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ना सुन रहा है आपकी बात, ना आपको जवाब दे सकता है, लेकिन शायर ने अपने तासुरात का इजहार इस तरह से किया है जैसे वो मुखातिब हो। तो बेसिकली ओड एक इस तरह की पोम है। ठीक है ना, तो इसमें जाहिर है ट्रिब्यूट पे किया जाता है किसी ऐसे शख्स को जो अब नहीं है दुनिया में और नहीं सुन रहा हमारी बात, या किसी आइडिया को, या किसी प्लेस, या किसी और कॉन्सेप्ट को, या किसी ऑब्जेक्ट को। द नेक्स्ट थिंग इज सोनेट। सोनेट इज अ डिस्क्रिप्टिव पोम। डिस्क्रिप्टिव पोम जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ डिस्क्राइब किया जा रहा है, अमूमन तारीफ की जा रही होती है, और 14 लाइंस की ये पोम है। सोनेट दो तरह के हैं बेसिकली। सोनेट का जो लफ्ज़ है ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये इटालियन वर्ड है, और इटालिया में यानी इटली में ये शायरी की सिंफ परवान चढ़ी थी, और उसमें सबसे मशहूर जो सोनेट राइटर है इटली का, ही इज पेट्रार्च। और पेट्रार्च जो है उसकी जो सोनेट्स हैं वो इंग्लिश उसमें इटालियन लिटरेचर में बहुत मशहूर हुए, जिसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में भी पेट्रार्च के सोनेट लिखने के मेथड को फॉलो किया गया, and the poets who copied the method of writing sonnets from Italian Petrarch, uh, the sonnets were called Petrarchian sonnet in English literature। Petrarchian sonnet, पेट्रार्चियन सोनेट को कॉपी किया गया, और उसके बाद फिर एक और किस्म का सोनेट आ गया जो क्लासिकल सोनेट कहलाया इंग्लिश लिटरेचर में, जिसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। देखिए जो सोनेट हुआ करता है वो इस शक्ल में होता है कि 3 क्वार्टरेन्स एंड 1 कपलेट। अब ये कपलेट और क्वार्टरेन क्या होता है तो मैं इस जबानी बताता चलूं, बाद में मैं लिखा हुआ भी दे दूंगा आपको। 2 लाइंस का या तो कपलेट होगा या वर्स होगा। कपलेट इस सूरत में होगा when it is rhymed, when both the lines are rhymed with each other, यानी हम काफिया हैं तो फिर हम आवाज हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये कपलेट है। बट इफ राइमिंग इज नॉट प्रेजेंट देयर इट इज वर्स। 2 लाइन से ज्यादा अगर चलें तो 4 लाइंस का क्वार्टरेन होगा। क्वार्टर कहते हैं 4 को, 4 लाइंस का क्वार्टरेन होता है, 6 लाइंस का सेस्टेट, SESTET, सेस्टेट, 8 लाइंस का ऑक्टेव, और फिर 14 लाइंस का सोनेट।
बीच में कोई गुंजाइश नहीं है 10 या 12 लाइंस की। 8 लाइंस के बाद डायरेक्ट 14 लाइंस। हाँ, एडमंड स्पेंसर एक पोएट ऐसा गुजरा है हु रोट a stanza of 9 lines. अगर आप if you go through the Fairy Queen of Edmund Spenser, you will find strange kind of stanzas. The stanza in Fairy Queen, each stanza consists of 9 lines. That is totally an untraditional method of writing poetry. That's why the stanzas written by Edmund Spenser are called Spenserian stanzas. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात हुई सोनेट। सोनेट में 3 क्वार्टरेन्स होते हैं, यानी 4 लाइंस के 3 स्टेंजा होते हैं, और लास्ट में एक कपलेट होता है 2 लाइंस का, तो टोटल 14 लाइंस हो जाती हैं। Second kind of poetry, second kind of sonnet is in which you can see 1 octave and 1 sestet. पहला स्टेंजा 8 लाइंस का होता है, इसे ऑक्टेव कहते हैं। दूसरा स्टेंजा 6 लाइंस का होता है, इसे सेस्टेट कहते हैं। टोटल लाइंस इसकी भी 14 होती हैं। तो ये 2 तरीके हैं सोनेट लिखने के। फिर इसके बाद एक और बात मैं बताता चलूं कि जब आप लिरिकल पोम पढ़ते हैं, लिरिकल पोइट्री पढ़ते हैं, तो यू आर ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट टाइम और प्लेस। बेसिकली आप मेंटली किसी और दुनिया में, किसी और जमाने में चले जाते हैं। ये इस लिरिकल पोइट्री का जादू होता है। ठीक है, ये इसका मैजेस्टिक इफेक्ट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो हमें मिलता है नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव पोइट्री जो है, ये बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूँ, इससे आगे फिर हमें बहुत आगे जाना है। नैरेटिव पोइट्री, जैसे कि नैरेटिव का मतलब ही स्टोरी है। वर्ड नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी, कोई कहानी, कोई दास्तान। ठीक है ना, स्टोरी, मिथ, लेजेंड, वॉट एवर यू से। तो नैरेटिव पोएम टेल्स अ स्टोरी। इट इज ऑल्सो नोन एन एपिक। लेकिन एपिक दरअसल इसकी एक काइंड है। ठीक है, नैरेटिव पोइट्री जो है वो म्यूजिक के साथ, यानी सॉन्ग लाइक भी हो सकती है, लिरिकल भी हो सकती है। और अगर लिरिकल नैरेटिव पोम है, यानी वो नैरेटिव भी है, लिरिकल भी है, तो इस सूरत हाल में उसे हम बैलेट कहते हैं। ठीक है, नैरेटिव पोएम्स आर यूजुअली ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट, इंक्लूड एपिक्स और लॉन्ग स्टोरीज। अब जरा और से देखिएगा, मैं मिसालें दे रहा हूँ उसकी। एलेगोरी, अब यहाँ पर जो मिसाल आई है नैरेटिव पोम की, वो एलेगोरी है। एलेगोरी की हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल है फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर की पोम फेरी क्वीन। अगर आप उसे गौर से देखें तो एक कहानी है, एक किस्सा है, एक दास्तान है, एक नैरेटिव है, और लॉन्ग नैरेटिव है, एपिक स्टाइल में लिखी गई है। एलिगोरी इसलिए कह रहे हैं कि एलिगोरिकल पोइट्री में, एलिगोरी में क्या होता है, सिंबॉलिज्म यूज होता है, मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज होती है। मेटाफोर कहते हैं इस्तिआरे को। मैं आगे चलकर सिमिली और मेटाफोर भी एक्सप्लेन करूंगा। यूट्यूब पर सिमिली मेटाफोर के बारे में मेरा लेक्चर मौजूद है, अगर वो देख लें तो टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है ना। तो एलिगोरी के लिए फेरी क्वीन बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और जिसके अंदर सिंबॉलिज्म, एलिगोरी इज अ काइंड ऑफ पोइट्री इन विच द पोएट हैज यूज्ड सिंबॉलिज्म। यानी जैसे अगर आप इसी को देख लें, फेरी क्वीन को, तो हमें नजर ये आता है कि जो उसमें रेड क्रॉस नाइट है, जो हीरो का कैरेक्टर है रेड क्रॉस नाइट, तो वो रेड क्रॉस नाइट जो है वो किंग आर्थर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि उसका नाम किंग आर्थर नहीं है, रेड क्रॉस नाइट है। दूसरी तरफ हमारे सामने जो कैरेक्टर आता है फेरी क्वीन का, तो फेरी क्वीन का कैरेक्टर जो सामने नहीं आया पूरी पोम में, लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है क्वीन एलिजाबेथ वन को। इसी तरह से अगर मैं यूं कहूं कि रिलीजियस एलिगोरी अगर हम देखें, तो फेरी क्वीन में जो रेड क्रॉस नाइट का कैरेक्टर है वो हॉलीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉलीनेस को।
और दूसरी तरफ जो है हमारे पास यूना का कैरेक्टर है, जो हीरोइन है उस ड्रामे, उस पोइट्री की, एलिगोरी की। तो यूना जो है, शी इज द सिंबल ऑफ ट्रूथ। तो हॉलीनेस और ट्रूथ, हालांकि ये मॉरल है, लेकिन इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ह्यूमन कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं। ये एलिगोरी की सिंबॉलिज्म है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड काइंड जो है वो है जनाब अली, एलिगोरी को हम तमसील भी कह सकते हैं, तमसील भी कहते हैं, या रमजिया शायरी। असल लफ्ज है इसके लिए रमजिया शायरी। रम्ज यानी सामने कैरेक्टर कुछ है और वो रिप्रेजेंट किसी और चीज को कर रहा है। ह्यूमन कैरेक्टर है लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है हॉलीनेस को, ह्यूमन कैरेक्टर है लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रूथ को, है ना। इसी तरह ह्यूमन कैरेक्टर है मगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है दी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैथोलिक चर्च को, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमें फेरी क्वीन में नजर आता है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक फेरी क्वीन ही होगा, मैं वो रीडिंग स्टार्ट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बैलेड, बैलेड भी नैरेटिव पोम है। बैलेड दो काइंड की होती हैं बेसिकली। बैलेड में बी नैरेटिव, में बी नॉट नॉन नैरेटिव। तो मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने। बैलेड इंग्लिश पोइट्री की एंशियंट मोस्ट, सबसे कदीम सिंफ है। और ये उस जमाने की बात है जब बादशाहों और सरदारों, कबीलों के सरदारों को अपनी तारीफें करवाने का शौक था। तो जाहिर है कि वो दरबारों में शायर पाला करते थे। वो शायर जो हैं वो उनके कसीदे गाया करते थे। तो ये कसीदे जो हैं बादशाहों के, शहजादों के और बड़े बड़े नोबलमैन के, ये दरअसल लिरिकल बैलेड्स हैं। बैलेड लिरिकल भी होता है, सॉन्ग लाइक गाया जाता है बैलेड को। तो बैलेड्स जो हैं वो लिरिकल होते हैं और उसमें किसी न किसी नोबलमैन की शान बयान की जाती है। ये साउथ इंग्लैंड के बैलेड्स हैं जिन्हें सदर्न बैलेड कहा जाता है। अगर हम नॉर्थ इंग्लैंड की बात करें तो नॉर्थ इंग्लैंड में जो बैलेड्स लिखे जाते हैं उसमें फोक स्टोरीज और मिथ होती है, दास्तानें और कहानियां होती हैं। इन्हें हम नॉर्दर्न बैलेड्स कहते हैं, ठीक है। तो लूसी ग्रे बहुत मशहूर है और ये नॉर्दर्न बैलेड है। और एबट ऑफ कैंटरबरी बड़ी मशहूर है, ये सदर्न बैलेड है। बर्लेस्क, बर्लेस्क जो है ना, ये हमें नजर आती है द रेप ऑफ द लॉक। एलेक्जेंडर पोप का लिखा हुआ है द रेप ऑफ द लॉक। मॉक एपिक है। मॉक कहते हैं मजाक को, एपिक कहते हैं लॉन्ग नैरेटिव पोम को। ऐसी तवील नज्म जिसमें कोई तवील दास्तान बयान की जा रही हो। अब मॉक एपिक जो है वो ऑर्डिनरी स्टोरी होती है लेकिन मेलो ड्रामेटिक वे में। मेलो ड्रामा किसे कहते हैं? मेलो ड्रामा दरअसल वो ड्रामा है जिसके अंदर कई बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, मैनिपुलेट होते हैं, लाइक कॉमेडी, ट्रेजेडी, थ्रिल, रोमांस, सस्पेंस। इन सब एलिमेंट्स को ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है बड़े खूबसूरत अंदाज में, तो बनता है मेलो ड्रामा। इसका मेलोडी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। मेलो ड्रामा बनता है और मेलो ड्रामा की शक्ल में लिखी जाती है मॉक एपिक, तो उसे हम कहते हैं बर्लेस्क। इसकी सबसे बड़ी मिसाल रिफॉर्मेशन पीरियड में अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई द रेप ऑफ द लॉक है। फिर हम आते हैं एपिक पर। एपिक भी नैरेटिव पोम है और असल में नैरेटिव पोम सबसे कदीम ये है। लेंदी पोम होती है दैट टेल्स द स्टोरी हीरोइक एडवेंचर, कोई हीरोइक एडवेंचर। लाइक इंग्लिश लिटरेचर में हमें सबसे बड़ी मिसाल मिलती है एपिक की, तो वो मिसाल है ओडिसे। ओडिसे 7th और 8th सेंचुरी बीसी, यानी कबलज मसीह, 8वीं या 7वीं सदी कबलज मसीह की बात है। और कुछ किताबों में इससे भी पहले का लिखा है। यूनान में, ग्रीस में एक पोइट था जिसका नाम था, फिलोसोफर पोइट था, उसका नाम था होमर। होमर की लिखी हुई एपिक जो है हमें सबसे कदीम शायरी मिलती है दुनिया में। और ये एपिक जो है ये ओडिसे के नाम से और इलियट के नाम से मशहूर है। ओडिसे जो है ना ये बेटा 12,109, 12,109 लाइन्स पर मुश्तमिल है एक नज्म। 24 बुक्स में डिवाइड होती है ये एक नज्म, ठीक है ना। तो इट इज अ वेरी लॉन्ग पोम,
लेकिन इस लॉन्ग पोम में पूरा एक नैरेटिव है, यानी पूरा एक वाकया है, एक किस्सा है, एक दास्तान है, हीरोइक डीड है ओडिसे की। ओडिसे खुद हीरो का नाम है, उसकी हीरोइक डीड्स उसमें सारी डिस्कस हुई है। तो दास्तान है एक तरह की, लेकिन नज्म की शक्ल में, जैसे हम मसनवी पढ़ते हैं उर्दू अदब में, बिल्कुल इस तरह से। तो एलिगोरी, बैलेड, अच्छा बैलेड्स में भी बता दूं कि नैरेटिव पोम पोइट्री तो होती है, लेकिन लिरिकल नैरेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। तो बैलेड है, नॉर्दर्न बैलेड, सदर्न बैलेड, बर्लेस्क है, एपिक है, इनकी बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं तो हमारे सामने आता है जनाबे वाला क्या चीज, ड्रामेटिक पोइट्री। ये इंग्लिश लिटरेचर में 16th और 17th सेंचुरी में आई। ड्रामेटिक पोइट्री बेसिकली ऑल्सो नोन एज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामा जब परफॉर्म हुआ, तो मैंने बताया था शुरू में कि इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा भी शुरू में पोइटिक डिक्शन में लिखा जाता था, ठीक है ना। और ड्रामे के डायलॉग्स भी पोइटिक लाइंस की शक्ल में होते थे। शेक्सपियर के ड्रामे इसके लिए बेहतरीन मिसाल हैं जनाब। और इसमें आप देखेंगे मोनोलॉग होता था। मोनोलॉग किसे कहते हैं? देखो, मोनोलॉग का मतलब है स्पीकर ओनली, स्पीकिंग टू द ऑडियंस, ये मोनोलॉग है, ठीक है ना। तो ड्रामा जब शुरू होता है तो एक कैरेक्टर स्टेज पर आता है और वो सर पे हाथ रखकर कुछ सोच रहा है। अब वो क्या सोच रहा है ऑडियंस को नहीं पता, क्योंकि इंसान जब जब सोचता है तो उसकी आवाज तो नहीं आ रही होती। तो वो सोच जो रहा है वो साथ साथ बोलता भी जा रहा है, और जो वो बोल रहा है उसके बोलने से स्टोरी रिवील हो रही है ऑडियंस पर। ये है मोनोलॉग का इस्तेमाल, ठीक है। और नैरेटिव फॉर्म की तरह होता है ड्रामेटिक पोइट्री, टेल्स अ स्टोरी, इसमें भी स्टोरी होती है। ड्रामेटिक पोइट्री जो है इसमें मोनोलॉग होगा या सोलिलोकी। सोलिलोकी क्या चीज है ये बता देता हूँ, मोनोलॉग मैंने बता दिया है। सोलिलोकी बेसिकली ड्रामे में एक कैरेक्टर है जिसने खड़े होकर एक लॉन्ग डायलॉग जो है वो डिलीवर किया। अच्छा, अब इस लॉन्ग डायलॉग में पूरा एक सब्जेक्ट मैटर डिस्कस हो रहा है, एड्रेस हो रहा है, और उस सब्जेक्ट मैटर को एड्रेस किया जा रहा है। तो अगर उस लॉन्ग डायलॉग को ड्रामे में से निकालकर अलग रख दिया जाए तो हमें देखने में ऐसा लगता है जैसे ये एक पोम है। जैसे शेक्सपियर की टू बी और नॉट टू बी बड़ी मशहूर सोलिलोकी है। इसके अलावा द सेवन एजेस ऑफ मैन जिसे हम कहते हैं, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, तो ये सोलिलोकीज हैं। ये लॉन्ग डायलॉग्स हैं, पोइटिक डिक्शन में ड्रामे के अंदर सामने आए हैं मोनोलॉग की शक्ल में। दे आर सोलिलोकीज। शेक्सपियर की 6-7 सोलिलोकीज बहुत मशहूर हैं जो हमें इंग्लिश में पढ़नी चाहिए, और इंशाल्लाह मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा। अच्छा, मोनोलॉग जो है स्पीच गिवन टू वन कैरेक्टर टू अनदर और वन कैरेक्टर टू दी ऑडियंस, ज्यादातर ऑडियंस से होती है, ठीक है ना। और सोलिलोकी जो है स्पीच गिवन बाय वन कैरेक्टर टू हिमसेल्फ, कैरेक्टर अपने आप से बोल रहा है, ठीक है ना। और इनर मोनोलॉग है बेसिकली ये, ठीक है। अच्छा जनाब, नैरेटिव पोम इज टोल्ड बाय अ नैरेटर। आमतौर पर नैरेटिव पोम में तो ये होता है कि जो नैरेटर है वो नैरेट कर रहा है, यानी जो पोएट है वो कहानी सुना रहा है। ड्रामेटिक पोइट्री में ऐसा नहीं होता। ड्रामेटिक पोइट्री में जो कैरेक्टर है वो स्टोरी सुना रहा होता है, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है ना। राइटर नहीं बोल रहा होता। नैरेटिव पोइट्री में तो राइटर बोल रहा है, राइटर कहानी सुना रहा है, लेकिन ड्रामेटिक पोइट्री में एक कैरेक्टर है जो नरेट कर रहा है स्टोरी को, ठीक है। तो ये एक खास बात है, इसमें फर्क है, ठीक। तो जनाबे वाला, आज की क्लास में हमने ये 3 चीजें डिस्कस की हैं, और अब जो चीज मैं डिस्कस करने जाऊंगा वो क्या चीज है ये मैं डाल दूंगा आपको उसके ऊपर, गूगल क्लासरूम के ऊपर। मैंने गूगल क्लासरूम का कोड चेंज किया है, ठीक है ना। तो उसकी वजह है कि कोड सेम ही रखना चाहिए, कभी कभी चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ जाता है, फिर कॉमन हो जाता है, फिर लोग एक दूसरे को दे रहे होते हैं। वो आपसे तो मुझे ये तवक्को नहीं है, लेकिन बहरहाल ये उसूल है, हर 2-3 दिन के बाद कोड चेंज कर दिया जाए। अच्छा भाई, अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस अगर कुछ पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं इधर, यहाँ पर चैट रूम में। जी, मैं अमरतन घोष हूँ, आप
सवाल कीजिए इसमें चैट रूम में। मैं क्वेश्चंस आपके देखता हूँ, फिर उसके डिटेल में आंसर देता हूँ, क्योंकि हम जिस टॉपिक की तरफ अब जाएंगे वो क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, मीटर ऑफ द लाइन क्या होता है, फुट ऑफ द लाइन क्या होता है, सिलेबल्स क्या होते हैं, बीट्स क्या होती हैं, आईएम्ब किसे कहते हैं। फिर जब ये स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री को हम डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम आएंगे, फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री के बाद हम आएंगे जनाब किस चीज़ पर, हम फिर ये डिस्कस करेंगे कि सिमिली क्या होती है, मेटाफर क्या होता है, सिंबॉलिज्म किसे कहते हैं, सोलिलोक्वी और मोनोलॉग में क्या फर्क है। अभी मैंने फर्क बताया बेटा, मोनोलॉग में कैरेक्टर स्टेज पर आता है और इंट्रोडक्टरी लाइंस अदा करता है, नंबर एक, ऑडियंस से खिताब करता है, ऑडियंस उसके लिए स्पोकन टू कौन होता है, ऑडियंस। सोलिलोकी में स्पोकन टू भी कैरेक्टर ही होते हैं, या फिर सोलिलोकी में, सोलिलोकी में खास बात यह है कि द स्पीकर स्पीक्स टू हिमसेल्फ, मोनोलॉग में द स्पीकर स्पीक्स टू द ऑडियंस और टू अनदर कैरेक्टर। ठीक है, सोलिलोकी में अपने आप से कह रहा होता है। अब वो एक अलग बात है कि वो अपने आप से कह रहा है लेकिन ऑडियंस भी सुन रही है, तो एक अलग बात है, वो बहस अलग है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोहेब अली सवाल नहीं कर रहे आज, क्या हुआ, लेक्चर पसंद नहीं आया आज का, जवाब दीजिए। हाँ इर्तिजा, थिंकिंग को कह सकते हैं आप, यू आर राइट। इर्तिजा आपका एमए का पेपर कैसा हुआ भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन, ज़बरदस्त, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब करे अल्लाह ताला आप सबको। जोएब कह रहे हैं माशाल्लाह अच्छा लेक्चर था, आज मज़ा आया। अरे भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मज़ा आना शुरू होगा, आपको आज ही से मज़ा आ गया, अभी देखना आगे क्या क्या आता है। ठीक है, चले भाई लेक्चर ऑफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। अब इंशाल्लाह हम अच्छा, लूसी ग्रे का क्या किया, टेल अस सम अबाउट लूसी ग्रे पोम। हाँ, लूसी ग्रे एक पोम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, 19th सेंचुरी की। तो आपका मेथड इतना अच्छा है कि कुछ पूछना ही पड़ता। चलो ये तो शेक्सपियर की सेवन एजेस ऑफ मैन, जैक्स टू फैटलिस्ट से खिताब कर रहा है। यस यू आर राइट। जैक्स बेसिकली वो खड़े होकर ना वो अपने आप से कह रहा है। अब ये एक अलग बात है कि बाकी लोग सुन रहे हैं, और फैटलिस्ट वर्ड भी, फैटलिस्ट की को ऊपर वो तनकीद कर रहा है। फैटलिस्ट स्पोकन टू नहीं है, फैटलिस्ट पर तो वो तनकीद कर रहा है। वो जो कह रहे हैं ना, सेवन इज ऑफ मैन, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स, देयर एंट्रेंसेस, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। तो ये जो है हिज एक्ट बीइंग सेवन एजेस, तो ये पूरी जो है ये बेसिकली जैक्स अटर्स दिस डायलॉग। जैक्स ने डायलॉग, या जिसे जैक्यूज भी कहते हैं पुराने लोग, जैक्स ये डायलॉग डिलीवर करता है, लेकिन इसमें वो तंज किस पर कर रहा है, आयरॉनिकल रिमार्क्स किस पर दे रहा है, फैटलिस्ट सोसाइटी पर, फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग पर। तो वो स्पोकन टू नहीं है, स्पोकन ऑफ है फैटलिस्ट। ठीक है शाहरुख। अच्छा, कंबाइन क्लास भी है तो एंड, हाँ आज एंड होगी। ड्यूक एंड लॉर्ड एमियंस वगैरह वहां मौजूद, बिल्कुल मौजूद हैं, सुन रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है सुनने में। ठीक है ना, उसके सुनने में कोई हर्ज नहीं है, तो ऑडियंस भी मौजूद है, ऑडियंस भी सुन रही है। हाँ जी, कल क्लास, कल क्या है भाई, थर्सडे फ्राइडे से, हाँ सैटरडे क्लास होती है भाई आपकी, क्यों नहीं होगी, फ्राइडे, हाँ नहीं, एक मिनट, थर्सडे फ्राइडे नहीं होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास होती है ना आपकी। ठीक है, मंडे को नहीं हुई ना, अच्छा अच्छा, कंपनसेट करना चाह रहे हो, चलो कंपनसेट कर लेते हैं। कल ले लेंगे क्लास, लेकिन लेट होगी फिर, क्योंकि कल 10 बजे मेरी सीएसएस की क्लास है, 10 से तकरीबन 10:30 तक होगी, और उसके बाद फिर 10:30 बजे तकरीबन आपकी क्लास फिर स्टार्ट होगी, ये सोच लीजिएगा। ठीक है,
तो मैं अभी अनाउंस कर दूं? हाँ भाई, मुतमईन है सब? अनाउंस कर दूं कल, कल की क्लास एग्जैक्ट टाइम 10:35, 5 मिनट मैंने मार्जिन रखा है, 10:35, ठीक है। और उसमें हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मैंने अभी जिक्र किया है, जिसका नेचर ऑफ द लाइन है, फुट ऑफ द लाइन है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम फिर और आगे चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अभी तो स्टार्टिंग है। सही है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। कल क्लास है 10:35 पे। अल्लाह हाफिज़।